हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोविंद लेक्चर्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा हेतु मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं। यानी आपकी 8वीं परीक्षा का जो बोर्ड परीक्षा का पेपर है वो इसी पैटर्न पर आधारित होगा और आपका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। सिलेबस की क्लास पहले से मैंने अपलोड कर रखी है, वहां जाकर आप गणित विषय के सिलेबस को देख सकते हैं कि कौन सी प्रश्नावली कितने अंकों की है और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी कड़ी में आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 के गणित विषय के मॉडल पेपर को पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में भी आ सके और ये समझ में भी आ सके कि आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर कैसा होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उन सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो आपका जो पेपर है वो 2 घंटे 30 मिनट का है और कितने अंकों का पेपर होगा? तो आपका 80 अंकों का पेपर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक आपके अबसद वाले प्रश्न दिए होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि जो संख्या -13 है उसका गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम कितना है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। और किसी संख्या a का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या होता है? वो होता है 1/a। तो यहां पर देखो -13 है तो -13 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए? तो -13 से। ठीक है, 1/-13। तो जब हम ऐसा करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और बचेगा कितना? 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि a का गुणात्मक प्रतिलोम b वो संख्या होगी जिसका a के साथ गुणा करने पर कितना आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। तो -13 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो होगा 1/-13। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 2, संख्या 9 की घन संख्या क्या होगी? घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है किसी संख्या की घात 3। तो यहां पर हमें 9 का घन निकालना है तो 9 की घात 3, यानी कि दोस्तों 9 गुणा 9 गुणा 9। तो 9 का 9 से गुणा होगा 81 और 81 का 9 से गुणा होगा तो 8 9 72, यानी कि 729। ये होगा 9 का घन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? आप सब जानते हैं साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है? PRT, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है 4 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 है तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा? तो देखो 5 केजी का मूल्य कितना है? 5 केजी का मूल्य है 240। तो 1 केजी का मूल्य कितना होगा? 240 बटे में 5। तो 5 चौक 20, पीछे बचा 4, 4 और 0 40, 5 अट्टे 40, यानी कि आपका 48 रुपए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है? कितने पद वाला? 2 पद वाला। तो जो 2 पद वाला व्यंजक होता है उसका रूप क्या होता है? ax प्लस by, ये रूप होता है। तो इसमें से देखो ax प्लस by वाला पद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों एक जैसे पद है। तो 5x प्लस 2x बराबर ये हो जाएगा 7x। ठीक है, और ये एक पदीय है तो ये एक पदीय है और ये आपका कितना है? ये आपका त्रिपदीय है। ठीक है बच्चों, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग कितना होता है? तो आप सब जानते हैं एक चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का जो योग है वो होता है 360। हम कैसे निकालते हैं? इसका एक सूत्र है n-2 गुणा 180। अब चतुर्भुज के अंदर कितनी भुजा होती है? 4, तो n की जगह रख देंगे 4 - 2 गुणा 180। ठीक है, 4 में से 2 गया तो 2 गुणा 180 और 2 का 180 से गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, ये था आपका प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक। आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 7 से लेकर 11 तक, जिनके जवाब आपको 2 से 3 लाइन के अंदर देने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखो 200 के क्या करते हैं हम? टुकड़े करते हैं। तो 200 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 100। ठीक है, फिर 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 10। फिर 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5। तो अगर इसको सही व्यवस्थित करें
तो देखो 2 × 2 × 2 गुणा 5 × 5, तो यहाँ पर 2 का तो पूरा 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 के अंदर एक 5 कम पड़ रहा है ना। तो यदि हम इस 200 को 5 से गुणा कर दे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा, क्योंकि देखो 5 2 बार तो आ रहा है, अब पूर्ण घन बनाना है, घन बनाना है मतलब 3 बार आना चाहिए, तो 5 एक कम पड़ रहा है, तो हम कहेंगे अतः 200 को 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा, क्योंकि 200 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और 1000 किसका घन होता है 10 का, यह पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको करना था। घन के अंदर आपको 3 के जोड़े बनाने हैं, तो यहाँ पर 2 का तो 3 का पूरा जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 के अंदर एक 5 कम पड़ रहा है, तो 200 को अगर हम 5 से गुणा कर दे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, इतना आपको ज्ञात करना था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 8। व्यंजक कोई दिए हुए हैं, उनका गुणा करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है, माइनस का 4q, इसका गुणा करना है 7pq से। तो देखो 7 चौक 28, प्लस माइनस माइनस, p एक बार है, p एक बार, q देखो घात 1 और घात 1, गुणा होते समय घातें जुड़ती है बच्चों, तो घात 1 और 1 कितनी होगी, घात 2 हो गई, तो माइनस 28pq²। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 9। किसी समबाहुभुज के एक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या, तो हम कहेंगे भुजाओं की संख्या n बराबर 360 डिग्री बट्टे में एक बहिष्कोण का मान। ठीक है, तो 360 के अंदर 45 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8, यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाओं की संख्या बच्चों आ जाएगी 8। ठीक है, भुजाओं की संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। हमें क्या दिया हुआ है, हमें बच्चों एक आयत दिया हुआ है, इसका निकालना है परिमाप। अब आप सबको पता है आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है बच्चों 9, चौड़ाई कितनी है बच्चों 7, तो 2 गुणा 16। ठीक है, यानी कि बच्चों 32 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा परिमाप। ठीक है, बिल्कुल सरल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। आकृति में लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता लाल किसकी, लाल गेंदों की या लाल सेवों की, सॉरी। तो P प्रायिकता, R का मतलब रेड यानी कि लाल। तो कुल जो लाल है वो ऊपर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, कुल लाल सेव, कुल लाल सेव बट्टे में कुल सेव, बट्टे में कुल सेव। तो टोटल आपकी लाल सेव कितनी है, देखो लाल सेव 1 2, लाल R 3 और 4, तो 4 आ जाएगा ऊपर, बट्टे में कुल सेव कितनी है 4, ये होगी 5 6 और 7, तो 4/7, ये आपका हो जाएगा लाल सेव ज्ञात करने की प्रायिकता। ठीक है, कुल लाल सेव बट्टे में कुल सेव। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, 12 से लेकर 21 तक। प्रश्न संख्या 12 है, आपको कथनों को पढ़ के सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है। तो देखो जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आता है वो तो 2 से विभाजित होती है, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। यहाँ पर देखो अंत में 4 है, मतलब 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं है, तो ये कथन आपका असत्य है। संख्या 1,52,875 9 से विभाज्य है। देखो इन सभी अंकों का जोड़ कर लो, अगर उस जोड़ में 9 का भाग जा रहा है मतलब इस अंक में भी 9 का भाग जाएगा। तो देखो 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 5, 23 और 5 हो गया आपका 28, है ना। 23 और 5 24 25 26 27 28। एक बार फिर से देख लो, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 6 28। तो 28 के अंदर 9 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा, यानी कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 3। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है, यानी यदि किसी संख्या में 2 और 3 का भाग जा रहा है तो क्या वो 6 से भी विभाजित होगी? बिल्कुल सही बात है। अगला, संख्या 6 + x 9 का गुणज है। ठीक है, तो x का मान 2 है, तो देखो 6 + 2, तो ये तो कितना होता है बच्चों 8 होता है। क्या 8 के अंदर 9 का भाग जाता है? नहीं जाता, मतलब ये असत्य है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 13। दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए दो दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान करके नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य से उपयुक्त विकल्प लिखिए। यानी आपके सामने ये ठोस आकृति दिखाई गई है और ऊपर से देखने पर कैसी दिखाई देगी और पीछे से देखने पर कैसी दिखाई देगी वो बताना है। तो ये जो आकृति है ये दिखेगी पार्श्व से, यानी कि पीछे से देखने पर, ठीक है। और ये वाला जो भाग है इस आकृति को ऊपर से देखने पर दिखेगा, तो हम कहेंगे ऊपर से दृश्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह इसको बताना है। तो ये जो वाला भाग है ये वही पार्श्व से देखने पर दिखेगा, पीछे से, और ये वाला भाग देखेगा ऊपर से दृश्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14। 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वृत्त चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। तो देखो 10% ऐसे लोग हैं जो गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाते हैं। 25% ऐसे लोग हैं जो ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करते हैं। 15% ऐसे लोग हैं जो जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करते हैं और 30% ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो अधिक भार क्षमता वाले कितने होंगे? तो इन सबको जोड़ दो और 100 में से घटा लो, ठीक है। तो हम कहेंगे कि कुल प्रतिशत कितना होता है, यहाँ पर कुल प्रतिशत होता है बच्चों हमेशा 100, ठीक है। अब अधिक भार क्षमता वाले लोग तो क्या करेंगे, 100 के अंदर से इन सभी को जोड़ के घटा देंगे। तो कितना है, 10 + 25 + 15 + 30, तो 100 माइनस इन सबकी जोड़ कितनी होगी, देखो ये हो गया आपका 15 और 40, 40 और 40 ये 80, यानी कि 20%। 20% ऐसे लोग हैं जो अधिक भार क्षमता वाले वाहन चलाते हैं, ठीक है, यानी कि 20% इधर आ गया, ठीक है। तो अब प्रश्नों को पढ़ के जवाब देना है। सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, 20%, अभी हमने ज्ञात कर दिया, ठीक है। फिर है हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वालों की संख्या से कितनी अधिक है। देखो हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो हेलमेट कितने नहीं लगाते, 30%, ठीक है। गति सीमा से अधिक वाहन चलाने वाले व्यक्ति कितने हैं, तो वो है ओवर स्पीड वाले कितने हैं, 10, ठीक है। तो आपके कुल लोग कितने थे, कुल लोग थे आपके 400 ही थे, कुल लोग थे 400, सही बात है, कुल लोग है 400, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो गया, 400 बटे में 100, यानी कि 4। 1% का मान किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो यहां पर 10% का मान किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, तो 4 × 10, यानी कि 40 लोगों के बराबर, ठीक है, ये 40 लोग हो गए। और 30% का मान किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 30 × 4, यानी कि 120 के बराबर। तो हेलमेट नहीं पहनने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 120। हमें बताना है कि हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वालों की संख्या से कितना ज्यादा है। तो ज्यादा कितना हो जाएगा, 120 हेलमेट नहीं लगाने वाले, उसमें से अधिक गति से चलाने वाले कितने हैं, 40, तो यानी कि 80 लोग क्या है, 80 लोग आपके ज्यादा है, नहीं जो गति सीमा है उससे अधिक गति से चलाने वाले, यानी जो हेलमेट वाले हैं उनकी संख्या 80 ज्यादा है, किनसे, जो गति सीमा से तेज गति से वाहन चला रहे हैं। कैसे ज्ञात करना है ये मैंने बता दिया कि ओवर स्पीड वाले कितने हैं, 40 लोग, ठीक है। और विदाउट हेलमेट कितने हैं आपके, 120 लोग, विदाउट हेलमेट कितने हैं, 120। तो ज्यादा कौन है, विदाउट हेलमेट वाले, कितने ज्यादा हैं, तो कितने ज्यादा है, तो हम इनने क्या कर दिया, 120 में से 40 घटा दिया, तो 80 लोग आपके ज्यादा है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15। एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, ठीक है। परिभाषा और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर जो AD भुजा है, ये वाली भुजा, ये किसके समानांतर होगी, ये होगी BC के, तो यहाँ पर आ जाएगा BC। फिर कोण DCB, यानी कि ये वाला कोण किसके समानांतर होगा या किसके सम्मुख होगा, यहाँ पर, तो यानी कि BAD के, कोण BAD के बराबर होगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
फिर ओ सी यानी ये वाली भुजा जो विकर्ण है, विकर्ण का आधा भाग इसके बराबर होगा, यानी कि ओ ए के बराबर होगा। फिर दो सम्मुख कोणों का योग डी ए बी और सी डी ए, तो इन दोनों सम्मुख कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है, तो भुजा ज्ञात करो। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 2304। हमें ए का मान निकालना है, तो इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल 2304, और 2304 किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। सॉरी वर्ग मीटर है, तो यहाँ पर मीटर आ जाएगा, यानी आपकी जो भुजा है वो कितनी आ गई 48 मीटर। ठीक है, ये आपकी आ गई वर्ग की भुजा। आगे बढ़ते हैं। घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात करो। देखो सबकी घात 0 0 है, यानी 1 + 1 + 1, और इसकी घात कितनी है -1, तो तीनों को जोड़ दिया तो 3, 3 की घात -1, यानी कि -3 आपका आ गया उत्तर। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1 होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 2/3 की घात कितनी है 5, भाग का निशान है, भाग को कर देंगे गुणा और संख्या को कर देंगे उल्टा, तो 3/2 की घात 3 होगी। ठीक है, अब देखो 2 की घात 3 है, ऊपर देखो ऐसा है 2 की घात 5, 2 की घात 5 और 3 की घात 3, ये ऊपर है, और बटे में क्या है आपका 3 की घात 5, तो 3 की घात 5 लिख लो, और 2 की घात 3, जो करते हैं वो काट दो, 1 3, 1 3 से ये 3, 1 3 से ये 3, 1 2 से ये 2, 1 2 से ये 2 और 1 2 से ये 2, ऊपर बच गए 2 की घात 2, यानी 2 गुणा 2, नीचे बच गया 3 की घात 3 है, 3 की घात 2, यानी कि 4/9 आपका आ गया उत्तर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या 2/3 और 3/4 के बीच की 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो और उन्हें संख्या रेखा पर भी दर्शाओ। तो दोनों के बीच की हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, कितनी 4, तो कैसे ज्ञात करेंगे। पहली परिमेय संख्या 2/3 + 3/5, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15/2, तो ये 2 तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, पहले गुणा नहीं करते ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 15 आ गया लसअप, 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया 10, 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9/2, ये कितना आ गया बच्चों 19/30, पहली परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अब ऐसे हो गया 2/3, 19/30 और 3/5। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरी परिमेय संख्या, किसके बीच की 2/3 और 19/30 के बीच की, 2/3 + 19/30 बट्टे में बच्चों 2, लसअप कितना आ जाएगा 30, 3 का भाग 10 बार, 10 को 2 से गुणा किया 20, ये 19/2, ऊपर कितना हो गया 39/60। ठीक है, ये होगी दूसरी परिमेय संख्या, यानी अब ऐसा हो गया 2/3 और 39/60, 29/30 और 3/5। अब निकालते हैं इन दोनों के बीच की आपकी तीसरी परिमेय संख्या 19/30 + 3/5/2, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 19, 5 का भाग 6 बार, 6 को 3 से गुणा किया 18/2, 18 और 18 36 और 1 37, 37/60। ठीक है, कितना आ गया 37/60, यह आ गई आपकी तीसरी परिमेय संख्या। अब निकालते हैं चौथी परिमेय संख्या। ठीक है, किन्हीं के 2 के बीच की और निकाल दो चौथी परिमेय संख्या, तो हम निकाल देते हैं इन दोनों के बीच की, देखो 39/7 और 37/4, तो इनके बीच क्या आएगा 38/60, ये होगी 4 परिमेय संख्या। अब इन चारों को आपको एक संख्या रेखा पे बताना है, तो एक संख्या रेखा बड़ी सी आप बना लेंगे ऐसे सीधी। ठीक है, क्या बनानी है, एक सीधी आपकी संख्या रेखा बनानी है, तो देखो मैं बना के बता देता हूं।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बनानी है। ठीक है, संख्या रेखा बना लेते हैं। इधर एक सीधी संख्या रेखा बना लोगे और फिर क्या करना है आपको, देखो जो संख्या है उनको कैसे बताओगे। तो ये जो चारों संख्या हैं, ये देखो 19/30, 39/60, तो इसको क्या करेंगे हम, 19 को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 38/60 हो जाएगा। ठीक है, 38/60, तो 38/60, 37/7, 38/7, 39/60, 40/60, ऐसे 4 संख्या आप बता लेंगे। तो यहाँ पर आप करेंगे शुरुआत किससे, 0/60 से। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पैमाना ले लेंगे या फिर ऐसे एक बड़ी लाइन खींच के छोटे छोटे आपको क्या करेंगे, भाग कर लेने हैं और फिर यहाँ पे बता देना है 37/60, 38/60, 39/60 और 40/60, ऐसे बता देनी है आपकी प्रीमियर संख्या है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो अगर चौथी प्रीमियर संख्या यहाँ पर आ गई है 38/60, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 40/60। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो ये आपको एक संख्या रेखा पे बतानी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। राम ने 10,000 रुपए को 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार लिया। यदि यह धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता। तो सबसे पहले सरल ब्याज निकाल देते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर मूलधन, मूलधन कितना है आपका 10,000, गुणा समय, समय कितना है 2, दर कितनी है 10, बट्टे में बच्चों कितना आ जाएगा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना आ गया 2,000। साधारण ब्याज कितना आ गया 2,000। ठीक है, अब निकालते हैं चक्रवर्ती ब्याज CI। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे चक्रवर्ती ब्याज, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है यहाँ पर 10,000, ठीक है, गुणा 1 प्लस R/100 की पावर T, R/100, R कितनी है, दर कितनी है 10%, बटे में 100 की पावर T, समय कितना है 2 वर्ष, कितना है 2 वर्ष, माइनस मूलधन, मूलधन कितना है 10,000। भाई चक्रवर्ती मिश्र धन का या चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र है, तो चक्रवर्ती जो मिश्र धन निकालते हैं वो चक्रवर्ती मिश्र धन में से मूलधन को घटाना पड़ता है। ठीक है, तो चक्रवर्ती जो मिश्र धन है उसका आपका जो सूत्र है वो आपको पता ही है, सूत्र क्या होता है P1 प्लस R/100 की पावर T, ये वाला सूत्र हमने यहाँ पर लगाया है। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा 10,000, ये यहां से कट जाएगा 1/10, 10 का इधर गुणा होगा 10 प्लस ये यानी कि 11, 11 बटे में 10 गुणा पावर 2 बार है तो 11 बटे में 10 माइनस आपका 10,000। ठीक है बच्चों, अब इस पूरे को हल करेंगे तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो देखो 100 का गुणा करना है 121 से, तो 121 गुणा 100, तो पीछे 2 जीरो जुड़ जाएंगे, माइनस आपको करना है 10,000, तो बच्चों कितना आ जाएगा 2100, कितना आ जाएगा 2100। ठीक है, अब ब्याज में अंतर कितना है, तो ब्याज में अंतर, तो आपका CI चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कितना है बच्चों 2100 माइनस साधारण ब्याज कितना है 2000, तो कितना अधिक लाभ फायदा होगा 100 रुपए का, कितना फायदा होगा 100 रुपए का आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 95 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 ज्यादा है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का मान निकालो। तो माना दूसरी संख्या, क्योंकि पहले दूसरी संख्या माननी पड़ेगी, दूसरी संख्या बराबर कितना माना x। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी से 15 ज्यादा है, तो यानी कि x प्लस 15। ठीक है, दोनों का योग, प्रश्नानुसार दोनों का योग कितना है 95 है, तो प्रश्नानुसार x प्लस 15 बराबर आपका कितना है 95, क्योंकि दोनों को जोड़ है तो जोड़ 95 है, दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया बच्चों 2x प्लस 15, कितना हो गया 95, 15 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर 95 माइनस 15, तो 2x बराबर बच्चों आ गया 80, x बराबर कितना आ गया 80 बटे में 2, यानी कि x बराबर बच्चों आ गया 40, यानी दूसरी संख्या आपकी कितनी आ गई 40, तो हम कहेंगे दूसरी संख्या बराबर आ गया आपका 40। तो पहली संख्या आ गई आपके 40 प्लस 15,
यानी कि बच्चों कितनी आ गई 55, ठीक है। और 55 और 40 को जोड़ने पर 95 आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 25 मिनट में तय दूरी, 25 मिनट में तय दूरी कितनी है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, यानी इसको मीटर में बदले तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 14 गुणा 1000 यानी कि आपका आ गया 14,000 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है 5 घंटे में, तो 5 घंटे का मतलब कितना है, 5 घंटे का मतलब है 300 मिनट, तो 300 मिनट में तय दूरी, तय दूरी तो 14,000 था बटे में 25 मिनट, क्योंकि ये 25 मिनट के अंदर तय दूरी थी, हमें ज्ञात करनी है 300 मिनट में, तो 300 से गुणा कर देंगे, ठीक है बच्चों। 25 से काट देंगे इसको, कितनी बार आ जाएगा 4 8 12 बार, ठीक है। और फिर 12 और 14 को अगर हम गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे 12 और 14 को अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 14 गुणा 12, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 8 2 2 228 और पीछे 3 जीरो, मीटर किलोमीटर में बदलेंगे 1000 का भाग दे देंगे, तो 228 बटे में 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, यानी कि 228 किलोमीटर, कितना आ गया 228 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 से लेकर 25 से आपके निबंधात्मक प्रश्न, आपको एक फील्ड बुक दी गई है, आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपका 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये आपका 4 नंबर, ठीक है। आपका 1 नंबर क्या है, ये आपका समलंब चतुर्भुज है, क्या है समलंब चतुर्भुज, तो हम कहेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल, ठीक है, या चतुर्भुज 1 का क्षेत्रफल, चतुर्भुज 1 का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कौन कौन सी है 50 और 30, तो 30 प्लस 50 गुणा उनके बीच की दूरी, दूरी कितनी है ये वाली दूरी 50, ठीक है। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, ये वाली भुजा और इन दोनों भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 0 से लेकर 50, ठीक है। तो 1/2 गुणा ये हो गया 80, ये हो गया 50, 2 से 80 को काट दिया 40 बार, ये हो गया आपका 2000, ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। फिर बात करते हैं आकृति 2 का क्षेत्रफल, यानी आयत 2 का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल आप सबको पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 50 ये वाली, और चौड़ाई कितनी है 70, या यहां से लेके 50 से लेकर 100 तक दोनों समान ही है, लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है। देखो यहां से लेके यहां तक एक लंबाई और ये चौड़ाई है, दोनों बराबर है, 50 गुणा 50, तो कितना हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर आकृति 3 त्रिभुज है, त्रिभुज 3 का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार, आधार कितना है ये वाला 40, ऊंचाई कितनी है 70 से लेके 100 के बीच की दूरी कितनी है 30, ये कट गया 20 बार, 20 और 30 का गुणा हुआ 600 मीटर स्क्वायर। फिर बात करते हैं आकृति 4 का क्षेत्रफल, ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज 4 का क्षेत्रफल वही सूत्र 1/2 आधार, आधार कितना है ये वाला 40, ऊंचाई कितनी है यहां से लेके यहां तक यानी 70, 2 से काट दिया 20 बार, 7 दूनी 14 यानी कि 1400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल सबको जोड़ दो, पहला कितना आया था 2000, 2000 मीटर स्क्वायर, दूसरा आया है 2500 मीटर स्क्वायर, तीसरा आया है 600 मीटर स्क्वायर और चौथा आया है 1400 मीटर स्क्वायर। इन सबको जोड़ो तो देखो 1400 और 600, 2000 2000 और 2000, 4000 4000 और ये 2500, 6500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यही आपका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, निम्नलिखित को हल कीजिए।
क्या दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण को ज्ञात करना है। कौन सा विकर्ण अधिक लंबा है और कितना है ज्ञात करना है। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी शॉर्ट में लिख सकते हैं D1 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे में 2। ठीक है बच्चों, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 240, तो इधर इसको लिख लेते हैं 240 बराबर 1/2 गुणा पहला विकर्ण दिया हुआ है 30, दूसरा विकर्ण दिया हुआ है आपका ज्ञात करना है तो D2। ये देखो 2 से कट जाएगा कितनी बार, 15 बार। ठीक है, फिर D2 बराबर क्या होगा, ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में 240 बटे में 15, तो 240 में 15 का भाग देंगे तो ये आपके आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर, नहीं 15 आ जाएगा, 15 तो 60 आ जाएगा। 15 का देखो कितनी बार आएगा, 15 का 3 से काट दो 5 बार, 3 से काट दिया 8 बार और 0 बार, है ना, 8 और 0 बार काट दिया, तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, पीछे बचा 4, 5 अट्ठे 40, 18, है ना भाई। 15 का 10 बार हो गया 150, पीछे बचा 90, तो 15 छिंग 90 आ जाएगा। 1 मिनट, हाँ यहाँ पर देखो 3 से काटना था ना, तो 3 पंजे 15, फिर 3 छिंग 18, ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 अट्टे 24, 3 अट्टे 24, 5 से काट दो, 16 पंजे 80, यानी कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। सही है, देख लो 30 से इसको काटते अगर तो 30 से 8 बार, 8 दूनी 16, सही बात है 16 सेंटीमीटर। अब दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर है D1 माइनस D2। D1 कितना था 30, D2 कितना है 16, कितना आ जाएगा अंतर 14 सेंटीमीटर, यानी आपका D1 अधिक है और कितना अधिक है 14 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका आयतन इतना है और आधार का व्यास इतना है। तो देखो व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 140 बटे में 2, यानी कि 70 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा, यानी कि 0.7 मीटर, ये आ गई आपकी त्रिज्या। अब बात करें बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन कितना दिया हुआ है 1.54, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 गुणा 0.7, एच का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहां से दशमलव हटाएंगे तो 100, यहां से दशमलव हटाएंगे तो 10, यहां से दशमलव हटाएंगे तो 10, तो इस 0 से ये 0, ये 0, ये 0 बराबर कट गए, क्योंकि उधर जाएंगे तो ये ऊपर जाएंगे। 7 से 7 कट गया एक बार, ठीक है, फिर 22 से ये कट गया 7 बार और 7 से 7 कट गया ये बार, यानी एच बराबर आ गया 1 मीटर। ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 1 मीटर आ गई। ठीक है, यही आपको ज्ञात करना था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। देखो पहला है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4p को मैं लिख सकता हूं 2p का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 9q को मैं लिख सकता हूं 3q का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। इसको कैसे लिखेंगे 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरे में देखो क्या करना है, इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये 8x है, ये 8y है, दोनों को पास पास ला लेते हैं, 8x प्लस 8y प्लस xy, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 और 8 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x प्लस y प्लस xy, ये बन गया आपका इसका गुणनखंड। ठीक है, 8x प्लस y प्लस
एक्स वाई, ठीक है बच्चों। फिर तीसरा मैं इधर कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2x प्लस 4x प्लस 8, तो एक्स स्क्वायर, यहां से x कॉमन ले लेते हैं, सॉरी यहां से कॉमन ले लेते हैं x को, क्या बचेगा x प्लस 2 प्लस, यहां से किसको कॉमन ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं 4 को, x प्लस 2, x प्लस 2 और x प्लस 2, x प्लस 2 को ले लेते हैं बाहर, क्या बचेगा x प्लस 4, यही आपका जवाब होगा। प्रश्न संख्या 4, इसको कर लेते हैं इधर, ठीक है। क्या है, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, कैसे लिख सकते हैं, एक स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी, ठीक है। इस तरह आपको पूरे को हल करना था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24, चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जहां ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 90 डिग्री और कोण बी बराबर कितना हो, 105 डिग्री हो, यानी हमें इसकी रचना करके बताना है। तो देखें, सबसे पहले ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, यहाँ पर एक रेखाखंड खींच लेते हैं और ये मान लीजिए कितनी है आपकी, 5 सेंटीमीटर है। इसका नाम क्या है, ए और बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। ए पर 90 डिग्री का मतलब है एक सीधी रेखा, ठीक है। ये हो गया ए पर आपका 90 डिग्री का कोण, ठीक है। फिर ए के साथ कौन सी भुजा है, डी भुजा, और वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। समझ लीजिए यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर का एक माप लेके यहाँ पर डी बिंदु दे दिया, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, बी पर 105 डिग्री का कोण बनाना है। बी पर 105 का मतलब है 90 से थोड़ा ज्यादा, तो 90 से थोड़ा ज्यादा यानी 90 सीधा होता है, तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ये बन गया आपका 105 डिग्री का, कितना बन गया, 105 डिग्री का। अब इस पर बी सी की लंबाई कितनी है, 4.5, यानी कि 6 से थोड़ी कम होगी, यानी यहाँ कहीं पे ये हो गया 4.5, इसका नाम दे दिया सी। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको मिला देना है, तो ये बन गया आपका ए बी सी डी। अब क्या करनी है, आपको रचना करनी है कि सबसे पहले हमने ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर ए से डी एक माप 6 सेंटीमीटर की माप लेकर वहां पर डी बिंदु अंकित किया, फिर बिंदु बी पर हमने 105 डिग्री का कोण बनाया, फिर बी से 4.5 सेंटीमीटर का माप लेकर हमने एक बिंदु सी अंकित किया, फिर हमने चारों बिंदुओं को मिला दिया, तो वहां से हमें चतुर्भुज एबीसीडी प्राप्त हुआ, ठीक है। ये आपको रचना लिख देनी है। आगे बढ़ते हैं, इसी का 8वां वाला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज की रचना करनी है, ठीक है, जिसके विकर्ण की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, ठीक है। सबसे पहले 5.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मैं यहां बना देता हूं, ये हमने सबसे पहले खींच दिया 5.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, जो हमें बीच वाला विकर्ण बनाना था, ठीक है। अब हमें क्या किया, इसका लंब समद्वि भाजक यानी कि बिल्कुल आधा आधा किया, हमने आधा आधा कर दिया, ये प्रकार की सहायता से इसको आधा आधा कर दिया, बिल्कुल ऐसे आधा आधा करना है आपको। ये खींच दिया इसका लंब समद्वि भाजक, और इसका बिंदु का नाम दे दिया हमने ओ, क्या नाम दे दिया, ओ, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं ए और सी। फिर हमें क्या करना है, 6.4 का और बनाना है। तो अब हम समचतुर्भुज के विकर्ण को एक दूसरे को क्या कर दिया, हमने समद्वि भाजित कर दिया। तो अब जो 6.4 का आधा माप था वो कितना हो जाएगा, 3.2। तो ये पूरे जो हमने लंब समद्वि भाजक लिया, इसको कितना बनाना है, आपको 6.4 खींचना है। तो दोनों भाग में कितना आ गया, 3.2 और 3.2, आधा आधा आ गया इस पूरे की लंबाई, है ना। अब हमें क्या किया है, इस ओ को केंद्र माना है, और एक यहाँ पर चाप लगाया 3.2 का, एक यहाँ पर चाप लगाया 3.2 का, ठीक है। और फिर क्या किया, इन दोनों सबको आपस के अंदर हमने आपस में मिला दिया। तो ये हमारे दो विकर्ण, एक हो गया विकर्ण आपका 6.4 और एक हो गया 5.2, और ये आपका एक समचतुर्भुज बन गया, ठीक है। सभी को मिला दिया
और वही हमें लिखना है कि सर्वप्रथम हमने ए सी बराबर 5.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, फिर उसका लंबसमद्वि भाजन किया, ठीक है। फिर लंबसमद्वि भाजक की लंबाई कितनी ली हमने, 6.4 ली, ठीक है। ओ बिंदु से 3.2 का चाप ऊपर की तरफ और ओ बिंदु से 3.2 का चाप नीचे की तरफ, क्योंकि ये टोटल 6.4 है तो आधा आधा हो गया 3.2 और 3.2। फिर हमने इनका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया डी और फिर सभी को आपस में मिला दिया, तो एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया, ठीक है बच्चों। बस ऐसा आपको करना था। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। जमा धन दिया हुआ है और आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है, इस पर आधारित आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम ग्राफ, ये आपके सामने दिया गया है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है ग्राफ कैसे बनाते हैं। एक सीधी लाइन खींच लेंगे, यहां पर एक सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी, ये होगी सीधी लाइन। एक ऐसी सीधी लाइन, ये एक ऐसे सीधी लाइन खींच दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माप लिखनी है। एक था ऊपर जमा धन और एक है आपका ब्याज, तो यहां पर हम लिख लेते हैं जमा धन नीचे वाले भाग में और इधर लिख लेते हैं आपका साधारण ब्याज, ठीक है। अब जो जमा धन है वो हजारों के अंदर है, तो हम क्या लिख लेंगे, पैमाना लिख लेंगे। इधर पैमाना लिख लेंगे कि भाई एक इकाई बराबर पैमाना, कहां पर, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर भाई ये नीचे वाला अक्ष एक्स है और ये वाला वाई है, तो एक्स अक्ष पर पैमाना हम लिख लेते हैं कि आपका जो एक इकाई है वो किसके बराबर है, एक इकाई के बराबर है 1000 रुपए के बराबर। यानी जो आपकी एक लाइन है वो 1000 रुपए के बराबर है। ये 0, ये 1000, ये 2000, ये 3000, ये 4000, ये 5000, ये 6000 और लास्ट में कितना है आपका 5000 तक ये, ठीक है। और वाई अक्ष पे हम इकाई क्या ले रहे हैं, वाई अक्ष पे हम ले रहे हैं एक इकाई बराबर 80 रुपए, एक इकाई बराबर 80 रुपए। तो पहली इकाई होगी 80, दूसरी होगी 160, तीसरी होगी 240, चौथी होगी 320 और पांचवी होगी आपकी 400, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1000 पे कितना था 80, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा है आपको 2000 पे 160, ये वाला बिंदु हो गया यहाँ पे। 3000 पे है 240, ये यहाँ पे। 4000 पे 320 और 5000 पे आपका हो गया 400 पूरा। इसको मिला लो आपस में, तो ये आपके सामने एक सीधी रेखा आ जाएगी, ठीक है। अब इन सभी के नाम दे दो। ये क्या नाम था, 1000 और 80, क्योंकि एक्स अक्ष पहले लिखा जाता है, तो 1000 और 80। दूसरा बिंदु है आपका 2000 और 160, तीसरा बिंदु है आपका 3000 और 240, चौथा बिंदु है आपका 4000 और 320, पांचवा बिंदु है आपका 6000 और 400। ये बन गया आपका ग्राफ, बिल्कुल सीधी रेखा। अब आपका इस पर आधारित एक प्रश्न था कि क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ पर 0 0 से होकर गुजर रहा है, ठीक है। फिर है आलेख के आधार पर 2500 का वार्षिक ब्याज कितना होगा, 2500 का। देखो 3000 का आपका कितना है 240, तो 160 और 240 के बीच में गैप कितना है 80 का, तो इसका आधा, आधा मतलब 160 और 40 का आधा, तो यानी कि 200 रुपए। तो 2500 रुपए का जो वार्षिक ब्याज है वो कितना होगा 200 रुपए। 2500 रुपए का वार्षिक ब्याज कितना होगा 200। कैसे पता लगाया, देखो यहाँ पर 2500 किसके बीच में आएगा, 2000 और 3000 के बीच में, तो यहाँ पर देखो 2500 आएगा बिल्कुल बीच में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर, और 160 और 240 के बीच में क्या आएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा 200, क्योंकि 80 का गैप है तो आधा हो जाएगा 40 और 40 80, तो यानी कि 160 और 40 200, यानी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो बिंदु मिलेगा, ठीक है, उसको मिला लेते हैं। ये वाला बिंदु कितना होगा, ये होगा आपका 200, तो यानी कि 2500 के ऊपर यहाँ पर क्या होगा 2500 के ऊपर जो वार्षिक ब्याज होगा वो कितना होगा 200 रुपए, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने आपके गणित विषय के पूरे मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो भी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आपके विज्ञान विषय के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।